ओके क्लास, सो रिसेंटली जो आपका जेई एडवांस पेपर 1 हुआ है, उसका हम फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट था फिजिकल केमिस्ट्री का, ये काफ़ी इजी है इस बार। ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे बोल रखा है अ क्लोज वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस। तो हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स प्रेजेंट है एट 300 केल्विन एंड इट एक्सर्ट्स 2 एटीएम प्रेशर। ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स का 10 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है। एट 300 केल्विन एंड इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 2 एटीएम। ठीक है। एंड एट द सेम टेम्परेचर पे हमने क्या किया है, 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस इज एडेड टू इट। तो हमने सेम टेम्परेचर में 80 ग्राम y इस x के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है। और इसके ऐड करने के बाद जो प्रेशर हमें ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज 6 एटीएम। ठीक। सो दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ x एंड y एट 300 केल्विन। सो दे आर आस्किंग कि जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है x का और y का, इनका रेशियो क्या होगा। ठीक है। सो दे आर आस्किंग दिस। सो अगर हम यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा आपका, वो होता है हमारा √3 RT/m x अपॉन पे √3 RT/my। तो यहाँ से √3 RT कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये बचेगा √my/mx। तो अगर हम यहाँ पर my/mx का रेशियो निकाल कर उसका अंडर रूट निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास क्लोज्ड वेसल है। फर्स्ट थिंग, हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है। तो क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना है और हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या बोल रखा है, कांस्टेंट बोल रखा है। तो सिंस गैस आपका आइडियल है तो इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यस और नो। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस देखें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WX बाय मोलर मास ऑफ X। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू डालें तो हम बोल सकते हैं 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 विच इज द मास ऑफ X अपॉन पे मोलर मास ऑफ X। ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 1। तो अगर हम सेकंड केस में जाए तो वहां पर क्या हो रखा है कि वहां पर आपके y और x दोनों ही ऐड हो रखे हैं, दोनों ही मिक्स हो रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा दैट्स द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। तो यहाँ पर जो 6 होगा, जो 6 एटीएम आपका प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ x अपॉन पे मोलर मास ऑफ x प्लस पे मास ऑफ y अपॉन पे मोलर मास ऑफ y। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, अगर हम यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 10/mx प्लस पे 18/my और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10/mx। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 18/my डिवाइडेड बाय 10/mx, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 18/my। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट 18, दिस इज 80। ठीक है, दिस इज 80 नॉट 18। और ये हो जाएगा आपका mx/10। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो my
बाय एम एक्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 8/2 विच इज 4। तो आपका जो अंडर रूट एम वाई बाई एम एक्स आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट 4 विच इज 2। तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो आया वेलोसिटी ऑफ या आर एम एस ऑफ एक्स एंड आर एम एस ऑफ वाई का, वो इक्वल टू 2 है। 2:1 इज द आंसर। ठीक है, तो 2:1 इज द आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज और आर। तो मतलब यहाँ पर ये एमएस की क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो इसका आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्लियरली रूल आउट करता है आपका ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट को, और उसकी जगह क्या लेकर आता है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, फ्रॉम द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो आपसे बोल रखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल of an atom is lower than the energy of an electron that is infinitely far away from the nucleus। तो अगर हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस ले, लेट्स से हमारा न्यूक्लियस है, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये 2s है, यहाँ पर ये 2s है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इनफाइनाइट पोजीशन समझ लो यहाँ पर है, यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो हम ये सब जानते हैं कि इनफाइनाइट पोजीशन पे जो एनर्जी होती है उसको हम बाय कन्वेंशन जीरो लेते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका नजदीक आएगा न्यूक्लियस के, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जनरेट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो लो डाउन होगी, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए आपका जो 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का वो कम होगा देन द इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट पोजीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। और ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आएगा इलेक्ट्रॉन, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपका स्टेबिलिटी आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। सी ऑप्शन बोल रखा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट की बात करें, तो ये आपकी होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन पे एन स्क्वायर। ठीक है, जहां पर कि जेड के आपका एटॉमिक नंबर है। तो फॉर एनी एटम, फॉर एन एटम फॉर एन एटम जेड इज कांस्टेंट। भाई जेड के ऊपर तो चीजें डिपेंड कर ही नहीं रही, क्योंकि कांस्टेंट हो चुका है। तो अभी चीजें डिपेंड कर जाएगी आपकी ई एन के ऊपर, और यहां से हम देख सकते हैं दैट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। मतलब एन का वैल्यू जितना छोटा होगा ई का वैल्यू उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज लोअर एन हायर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां पर बोल रखा है द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1। तो भाई n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर n 1 हुआ तो इसका मतलब वहां पर e की वैल्यू मिनिमम होने वाली है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रखा है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो एक बार हम पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, ये होता है। तो अगेन फॉर एन एटम z क्या हो गया, z इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो v होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर द वैल्यू ऑफ n, हायर इज द वेलोसिटी, हायर इज द वेलोसिटी। तो n का वैल्यू जितना छोटा होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा हमें मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट पे चले तो यहाँ पे क्या बोल रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो आई थिंक ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितना छोटा n का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा।
तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बना, ए, बी एंड सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनामिक्स से पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी टॉप क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपसे बोल रखा है कि हमें वॉल्यूम टेम्परेचर का एक प्लॉट दे रखा है, ठीक है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। आपसे बोल रखा है कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क द टोटल change in energy in enthalpy for the transformation of state in the sequence x y to z। तो आपसे ये पूछ रखा कि x y to z जो चेंज आ रहा है एंथैल्पी पे वो कितना आ रहा है। तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि भाई जो एंथैल्पी चेंज होगा यहां पर वो बेसिकली आपका डेल्टा एच एक्स वाई प्लस पे डेल्टा एच वाई जेड के बराबर होगा, है ना भाई। जितना चेंज आपका x टू y पे आया होगा डेल्टा h पे, और जितना चेंज आपका y टू z पे आया होगा h पे, उनका सम ही आपका टोटल चेंज हो जाएगा। अब अगर हम x टू y की बात करें, x टू y की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखा है, तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल पे फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा एच क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि जो एक्स वाई पे डेल्टा एच का वैल्यू आएगा वो जीरो होगा। अगर हम वाई टू जेड की बात करते हैं तो ये आपका आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक पे डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एनसीपीएम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब एन कितना है हमारे पास, एन तो हमारे पास है 5। अब सीपीएम हमें क्या लेना है, यहां पर अगर हम देखें तो हमें सीवीएम बता रखा है कि 12 है, हमें सीपीएम चाहिए। तो सीपीएम क्या हो जाएगा, सीपीएम हो जाएगा हमारा सीवीएम प्लस आर, ठीक है। और आर की वैल्यू आपको 8.3 लेने को कही है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8.3 विच इज 20.3, 20.3। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 20.3, और फाइनल टेम्परेचर क्या 415, और इनिशियल क्या 335। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 इंटू 20.3 इंटू 80, और ये माइनस पे आएगा, और ये माइनस पे आएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -8120 जूल, -8120 जूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जो हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आइसोथर्मल में डेल्टा एच का वैल्यू जीरो हो गया, आइसोकोरिक में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हमें सारी वैल्यूज दे रखी है, तो आंसर आपका एट द एंड -8120 आएगा। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो दैट इज 8120 जूल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, ये क्वेश्चन आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है, एसएसए के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका एसएसए के ऊपर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस 2NO गिविंग N2 प्लस 2H2O विच फॉलोज द मैकेनिज्म गिवन बिलो। तो ये मैकेनिज्म हमें दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस मैकेनिज्म में हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है। मेन रिएक्शन में जो स्पीशी नहीं आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट होंगे। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं, मैकेनिज्म के दौरान फॉर्म होते हैं और फिर कंज्यूम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, NO, N2 एंड H2O, ये आपके स्टेबल स्पीशीज है। तो हमारा N2O2 क्या हो गया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया, देखो, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा N2O ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो अभी इनके ऊपर काम करते हैं। तो आपसे पूछ रखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर हम इस मैकेनिज्म की हेल्प से रेट लॉ निकाल दें इस रिएक्शन का, तो हम ऑर्डर भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर रेट लॉ बनाएंगे। तो रेट लॉ के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, है ना, विच इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर हम स्लोएस्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है K2 N2O2 H2। अब N2O2 आपका एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और कभी भी हम रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में करते हैं। तो हमने यहाँ से N2O2 को हटाना है। अब सिंस आपको यहाँ पे फास्ट इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज कर सकते हैं N2O2 के लिए, ठीक है। कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम अप्रोच। और अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम अप्रोच हमारा जो K1 बाई K-1 होगा, मतलब K इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन शॉर्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा, N2O2 अपॉन पे NO स्क्वायर, NO स्क्वायर। तो इसका मतलब N2O2 कितना आया, इसका मतलब N2O2
हमारा आ गया K1 K-1 क्या आएगा यहाँ पर NO²। तो इस वैल्यू को हम रेट लॉ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा K2 इंटू K1 बाय K-1 NO² और साथ में क्या आ जाएगा आपका H2, साथ में आ जाएगा H2। तो दिस इज द रेट लॉ, ये हमने रेट लॉ निकाल दिया गिवन रिएक्शन का। और इस रेट लॉ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 1 है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका 2 + 1 3। सो इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि इन अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to a large volume of titrate। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेंट को टाइट्रेट पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ मच लोअर कंसेंट्रेशन एंड द कंडक्टेंस इज मेजर्ड आफ्टर ईच एडिशन। और हर एडिशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, मतलब जो टिपिकल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है वो हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ फॉर डिफरेंट आयंस इन एक्वा सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो। तो आपको इस टेबल में अलग अलग आयंस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी गिवन है। तो आपसे बोल रखा है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट गिवन इन लिस्ट 1 द ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट आर गिवन इन लिस्ट 2। तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इन कॉम्बिनेशन का जो एप्रोप्रिएट प्लॉट होगा वो कौन सा होगा, जो गिवन प्लॉट है उनमें से। ठीक है, तो अगर हम पी का केस देखते हैं, अगर हम पी केस को देखें तो पी केस में क्या हो रहा है हमारा, पी केस में अगर हम देखें तो हमारा जो टाइट्रेट है वो KCl है। हमारा टाइट्रेट क्या है, KCl है। तो यहाँ पर हमारा K प्लस और Cl माइनस आयंस पड़े हुए हैं। अब हमने क्या किया, हमने ऊपर से AgNO3 डालना शुरू किया। तो जब हम ऊपर से AgNO3 डालेंगे तो क्या होगा, ये AgNO3 KCl से रिएक्ट करेगा और AgCl का प्रेसिपिटेशन बना देगा और आपका यहाँ पर KNO3 आ जाएगा और ये KNO3 आपका K प्लस और NO3 माइनस रिलीज करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टाइट्रेशन में आपका Cl माइनस को NO3 माइनस रिप्लेस कर रहा है। और अगर यहाँ पे Cl माइनस की कंडक्टेंस वैल्यू देखें तो 7.6 है और NO3 माइनस की 7.2 है। तो इसका मतलब एक हाई कंडक्टिंग आयन को एक लो कंडक्टिंग आयन रिप्लेस कर रहा है। तो अगर हम इसका प्लॉट यहाँ पर देखें तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका कुछ G और ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो अगर आपकी यहाँ पर वैल्यू है स्टार्टिंग में, तो अभी क्या हो रहा है, हाई कंडक्टिंग को लो कंडक्टिंग रिप्लेस कर रहा है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक स्लो डिक्रीज आएगा, एक स्लो डिक्रीज आएगा इस तरीके का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब KCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो AgNO3 हम डालेंगे और यहाँ पर Ag प्लस और NO3 माइनस के नंबर ऑफ आयंस सोल्यूशन पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो प्लॉट है आपका, ये आपका पी केस का है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्ड केस, थर्ड प्लॉट इसको मैच कर रहा है। तो अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू में क्या होगा, क्यू में आपको इसका रिवर्स कर दिया, आपको इस बार टाइट्रेट AgNO3 बोल दिया, मतलब जो हमारे पास आयंस पड़े वो Ag प्लस और NO3 माइनस के, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पे KCl ऐड कर रहे हैं। तो जब हम KCl ऐड करेंगे तो ये तो AgCl का प्रेसिपिटेशन बनेगा पहले और उसके बाद आपका साथ में KNO3 आ जाएगा। और KNO3 में अगर हम देखें तो K प्लस और NO3 माइनस आ रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो K प्लस और NO3 माइनस में से K प्लस की जो कंडक्टेंस, सॉरी हाँ, K प्लस की जो कंडक्टेंस वैल्यू है वो Ag प्लस से ज़्यादा है। देखो, तो यहाँ पर आपका एक लो कंडक्टिंग आयन को रिप्लेस कर रहा है हाई कंडक्टिंग आयन। तो इसका अगर हम यहाँ पे प्लॉट बनाएंगे तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा, इसका प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, G वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो शुरुआत में क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये देखो ऐसे इंक्रीज कर गई, ठीक है, क्योंकि लो कंडक्टिंग को हाई कंडक्टिंग रिप्लेस कर रहा है। और उसके बाद जब सारा AgNO3 सारा टाइट्रेट कंज्यूम हो जाएगा और हम KCl डालेंगे तो सोल्यूशन में K प्लस और Cl माइनस के आयंस बढ़ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ आयंस सोल्यूशन में बढ़ रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये वाला जो केस आएगा, जो क्यू केस है, क्यू का कॉम्बिनेशन है, उसका प्लॉट मैच कर रहा है फोर्थ केस से, फोर्थ वाले प्लॉट से। अगर हम आर की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही कॉमन केस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग HCl का है, जो हमारा पहला प्लॉट होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो हम पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन प्लॉट है, तो इसका तो डायरेक्ट हम किससे मार्क कर लेंगे, सेकंड से। और अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की बात, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका NaOH टाइट्रेट है
तो यहाँ पर ये Na प्लस है और ये OH माइनस है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऊपर से CH3COH डाल रहे हैं। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा जो स्पीशी फॉर्म होगा वो CH3CON होगा और साथ में वाटर आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, वाटर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर OH माइनस को एसिटेट आयन रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, और Na प्लस तो एज इट इज रहेगा, ठीक। तो अभी OH माइनस की जो कंडक्टेंस वैल्यू है अगर आप देखो तो CH3COH से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस वैल्यू होगा इसका NaOH का, वो डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, है ना, शार्प डिक्रीज आएगा, एक शार्प डिक्रीज आएगा। और जब भी पूरा फॉर्म कंज्यूम हो जाएगा, NaOH जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा और हम CH3COH को डालेंगे तो CH3COH आइडियली इस तरह से आयनाइज करता है, लेकिन ड्यू टू एसिटेट आयन इधर कॉमन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन इफेक्ट लगने के कारण हम क्या बोल सकते हैं कि CH3COH हार्डली डिसोशिएट कर रहा है, मतलब वो हार्डली कोई आयन सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ आयन सोल्यूशन में इंक्रीज ही नहीं होंगे तो अब वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका प्लॉट कौन सा आ गया, इसका प्लॉट आ गया आपका फिफ्थ। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि P का प्लॉट 3 है, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी शुड बी दी आंसर। तो चेक कर लेते हैं, P का 3 हो गया, Q का 4 हो गया, देखो हम देख सकते हैं R का 2 हो गया, देखो, और आपका S का 5 हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो इस बार आपसे पूछा गया था JEE एडवांस पेपर 1 पे। तो आई आई होप सो कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।